स्टूडेंट यूनिक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैप्टर के अंदर क्लास 9 का मोशन चैप्टर हम देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन तक देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स हमने देखे। अब देखेंगे हम मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ की मदद से हमें मोशन का कैसा पता चलेगा, मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसका स्पीड कैसा है, तो ये हम देखेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर देखो, इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के ऊपर दो एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है। अब फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट अ टाइम इज स्ट्रेट लाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ कॉन्स्टेंट। अभी देखो क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, तो ये ग्राफ हमें स्पीड शो करता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये हमें स्पीड शो करेगा। और अगर ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब ऐसा होता है ये स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिट टाइम के अंदर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ग्राफ इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन में आता है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन आता है, इसके जैसा कर्व लाइन, तो इसका मतलब ऐसा होता है इट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या, तो यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज़ द अनइक्वल डिस्टेंस। और अगर हमें ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, देखो ये ग्राफ हमें स्पीड निकालना है, कितना स्पीड कवर किया। तो ये ग्राफ हम समझो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ था इस पोजीशन के अंदर और वो यहाँ तक गया, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर अपना ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कोई कार है समझो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में ट्रैवल कर रही है। अब ए से बी तक ट्रैवल करने के लिए उसको T1 to T2 टाइम लग रहा है, मतलब ए को जब था तो टाइम था T1, बी तक पहुँचने के बाद टाइम हुआ T2। और ए पे जब ऑब्जेक्ट था उसका डिस्टेंस था S1 और बी पे जब था उसका डिस्टेंस था S2। अगर इस कंडीशन में हमें स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं S2 अपॉन S1, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 मतलब क्या, फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल वो कितना डिस्टेंस में था, फाइनल वो कितना पहुंचा, इसमें से हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और टाइम T2 माइनस T1, इससे हमें फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्राफ की मदद से स्पीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर भी एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम दिया है, वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी दिया है। और हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ग्राफ हमें क्या शो करेगा, वो हमें एक्सेलरेशन शो करेगा। और वेलोसिटी अपॉन टाइम के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है तो ये हमें दिखाता है एक्सेलरेशन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी के अंदर अगर कर्व का ग्राफ आता है तो ये हमें दिखाता है एक्सेलरेशन इज द नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हमें ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो समझो इनिशियली अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पॉइंट ए के ऊपर, फाइनली अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा बी के ऊपर। अब जब अपना ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा v1, फाइनल वेलोसिटी उसका होगा v2। और जब इनिशियल पोजीशन पे था टाइम होगा T1 और फाइनल गया टाइम होगा T2। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज द v2, इनिशियल वेलोसिटी इज द v1, इसलिए v2 माइनस v1। और अगर हमें टाइम निकालना है T2 अपॉन T1, ये फाइनल टाइम मिल जाएगा हमें। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है और टाइम हुआ, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें मिल जाएगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एरिया एनक्लोज दिखाई दे, ये जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मतलब इस एरिया से हमें क्या निकाल सकते हैं हम, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी तक जाने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमें इस ग्राफ से निकालने आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके बुक में, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये न्यूटन्स की इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन से हमें, ये 3 इक्वेशंस आपके पास है, इस इक्वेशन से हमें अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन के 3 मोशन के इक्वेशन अपने पास है। उसमें से सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब इन सभी फॉर्मूले के अंदर u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और t का मतलब होता है टाइम। अब इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी देखना है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एज पर न्यू सिलेबस, एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के थ्रू इसके ग्राफिकल जो इक्वेशंस डिराइव करने का था वो आपके बुक में से डिलीटेड है। लेकिन इस इक्वेशन से अगर आपको कोई भी एक टर्म दिया है, समझो न्यूमेरिकल के अंदर आपको टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, आपको फाइनल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। मतलब इन 1 2 3 4 टर्म में से कोई भी अगर एक अननोन टर्म है, टाइम अननोन है या एक्सेलरेशन अननोन है या इनिशियल वेलोसिटी अननोन है, तो चारों में से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब न्यूमेरिकल के अंदर ये चारों टर्म दिए होंगे, एक अननोन होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये दूसरा फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज़ करना है? तो जब आपको डिस्टेंस दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, टाइम दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और तीसरा फॉर्मूला, जब आपको एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस दिया है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम का कोई न्यूमेरिकल अंदर टाइम दिया नहीं है, तो आपको ये 3rd नंबर का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोशन मतलब क्या हमने देखा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हमने देखा। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, इसको हम मोशन बोलते हैं, और द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं हम? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है और सर्कुलर पाथ के अंदर है, मतलब उसका जो रास्ता है वो ऐसा सर्कल जैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहना? The motion of a body moving with a constant speed along a circular path is called as the uniform circular motion. Uniform motion किसे कहते हैं हम? जो constant speed, उसका जो स्पीड है पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेयर स्पीड इज द कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। और स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होता है? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड होता है डायरेक्शन के ऊपर। वेलोसिटी डिपेंड होता है डायरेक्शन के ऊपर, और वी नो, हमें पता है कि सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। आपने देखा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का अगर हम पेंटागन निकालेंगे, पेंटागन का हम हेक्सागन निकालेंगे, हेक्सागन से ऑक्टागन, ऐसे अगर एक एक साइड बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये स्क्वायर वाला पार्ट को आपको अगर पूरा कवर करना है तो आपको 4 बार उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। पेंटागन का 5 बार, हेक्सागन का 6 बार, ऑक्टागन का 8 बार। लेकिन अगर आप साइड्स बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, उसका सर्कल फॉर्म होगा। और सर्कल के एवरी पॉइंट के ऊपर, अगर ये सर्कल आपने कंसिडर किया, तो इधर जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा टेंजेंशियल, इधर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या? सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होता है, और वी नो दैट वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन v² r आता है, वेयर r इज द रेडियस, डिस्टेंस होता है। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज m, वी कैन से दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट, और फोर्स अगर हमें निकालना है तो F इज इक्वल टू m इंटू a होता है, और a का वैल्यू हमें इधर दिया है, तो a का वैल्यू अगर हम इधर पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू m, और a का वैल्यू अगर हमने लिया तो v²/r। तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? mv²/r। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। वाई सेंट्रीपिटल फोर्स? बिकॉज सर्कल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो सर्कल के डायरेक्शन में होता है, और सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सिकिंग, मतलब सेंटर से वो फोर्स लगता है, उस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से होता है, इसलिए हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसका वेलोसिटी जो है वो एट एवरी इंस्टेंट, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है? चेंज होता है।
उसके बाद देखो फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कौन कौन से एग्जांपल है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल है। सैटेलाइट क्या करता है? समझो प्लैनेट है, प्लैनेट के ऑर्बिट में वो घूमता है, प्लैनेट के सराउंडिंग में, तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन सराउंड इट न्यूक्लियस, कोई भी एटम्स का न्यूक्लियस हो, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनका भी जो मोशन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल्स, वाइंड मिल जो होती है उसके जो ब्लेड्स होते हैं फैन जैसे, वो भी क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच विद सर्कुलर डायल शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अपने घड़ी का, वॉच का जो सेकंड हैंड है वो भी क्या करता है? यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसलिए वो भी क्या हुआ? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से मोशन चैप्टर बिल्कुल क्लियर किया। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।